चल ले करते स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द, चल बेटा प्रसाद, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो माइक है, माइक किसके लिए लाया वाला है कि इसमें तुम्हारी भी आवाज आना, चिल्लाओ जरा आंसर, तो ऐसा लगना है कि बच्चों को आ रहा बोल के। चलो चल पढ़ाई कर चल। लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो कब से इन पिक्चर आया था? 1 जुलाई 1930 से। पहले जो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजन थे दे वर गवर्नड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? दे वर कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर उसके बाद क्या हुआ? अलग से सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्ट लाया गया। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में क्या है? बस डेफिनेशंस एंड डेफिनेशंस 1। अब ये जो डेफिनेशंस है, बहुत कम चांसेस है कि ये डेफिनेशंस डायरेक्टली पूछे, लेकिन आगे के जो यूनिट्स है उसमें ये सारे वर्ड यूज होंगे, इसीलिए अपने को मतलब पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी सेल ट्रांजेक्शन करने के लिए दो पार्टीज तो कम से कम चाहिए, एक है बायर, एक है सेलर। बायर मतलब जो बाय करता है या जो एग्री टू बाय करता है, उसी का उल्टा सेलर मतलब जो बाय करता है या जो एग्री टू सेल करता है, जो सेल करता है या एग्री टू सेल करता है। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, अगर वो गुड्स होंगे ही नहीं तो उनका सेल परचेज ट्रांजेक्शन इस एक्ट में कवर होगा ही नहीं। सबसे पहले गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएगी? नहीं। लेकिन इट एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, इट एक्सक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स नहीं है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स का भी एक एक्सक्लूजन है, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। मतलब क्या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट गुड्स है? यस। उसके बाद क्या बोला हुआ है? मनी गुड्स नहीं है, लेकिन कौन सी मनी? मनी इन सर्कुलेशन वाले। अगर कोई मनी इन सर्कुलेशन नहीं है, जैसे कि आपने 1 पैसे 10 पैसे के कॉइन्स परचेज किए, दिस इज नॉट मनी इन सर्कुलेशन, तो क्या इनको गुड्स बोला जाएगा? यस। इसके बाद क्या बोला है? इट इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग अटैच टू द लैंड टू बी सेवियर्ड बिफोर सेल। मतलब जो जमीन है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गुड्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो फसल उग रही है, अगर उसको बेचने से पहले उसको सीवियर करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तो क्या उनको हम लोग गुड्स मानेंगे? यस। उसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। अब गुड्स का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स है। पहला फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बात करेंगे सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 पार्ट है। फर्स्ट इज द एग्जिस्टिंग गुड्स, अगला है फ्यूचर गुड्स, अगला है कॉन्टिजेंट गुड्स। सबसे पहले आएंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, मतलब दोज गुड्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब वो गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करने चाहिए थे। हो सकता है कि वो गुड्स सेलर की ओनरशिप में हो सकता है किसी और की ओनरशिप में हो, सेलर उसे परचेज करके आपको बेचने वाला है, तो भी वो गुड्स एग्जिस्ट करते थे ना एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर हाँ तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब दोज गुड्स दैट आर एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। मैं शॉप पे गया, मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, मैंने स्पेसिफिकेशंस बताए, मैंने बताया कि यही फोन मुझे चाहिए। अब यही फोन मुझे चाहिए, एग्जांपल आईफोन 14, ये क्या है? स्पेसिफिक गुड्स का एग्जांपल है। उसके बाद बात करेंगे असर्टेन गुड्स की। अब असर्टेन गुड्स का अपने को एग्जांपल तो पता है कि जिस केस में मैं पिक करके निकालने वाला हूं एक लॉट में से, लेकिन वर्ड्स पे ध्यान देंगे क्या बोला हुआ है? गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट पहले आ जाएगा, जो स्पेसिफिक गुड्स मुझे पिक करने हैं वो कब डिसाइड किए जाएंगे? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। एंड व्हेन फ्रॉम अ लॉट or out of large quantity of unascertain goods, the number or the quantity contracted has been identified. Such identified goods are ascertain goods. मतलब एक बड़ा लॉट है मैंगोस का, उसमें से मैं अपने रिक्वायरमेंट वाले मैंगोस क्या करूंगा? पिक करूंगा, चुनूंगा, उसको क्या कहते हैं? ascertain करना। ये हो गए ascertain goods। उसके बाद क्या आएंगे? unascertain goods। एग्जाम्पल हमने कौन सा देखा था? बासमती राइस 180 पर केजी वाला। अब पूरा बॉक्स है जिसमें 180 पर केजी वाले बासमती राइस है। अब इसमें से आप कोई भी 1 केजी निकाल लो। दूसरा एग्जांपल, टाटा नमक के 100 पैकेट पड़े, आप कोई भी एक पैकेट ले लो, हर पैकेट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर पैकेट। तो क्या बोला हुआ है? गुड्स नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर आइडेंटिकल और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। मैंने डिस्क्राइब कर दिया 1 केजी का चाहिए, टाटा नमक चाहिए, अब पूरे 100 में से कोई भी एक ले लो। ये कौन सा हो गया? अनसर्टेन गुड्स।
अब बात करेंगे सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स भी आगे जाकर ही मिलने वाले हैं, कॉन्टिजेंट गुड्स भी आगे जाकर ही मिलने वाले, लेकिन फ्यूचर गुड्स मतलब सर्टेन है कि ये मिलने ही वाले हैं। कॉन्टिजेंट गुड्स मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपको गुड्स दे दूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं आपको गुड्स नहीं दूंगा। अब फ्यूचर गुड्स मतलब क्या है? दीज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से बताएंगे, जो फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स होते हैं उससे रिलेटेड सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट टू सेल होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज, देखेंगे, ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन बात करेंगे कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स सेलर सप्लाई करेगा क्या? विल डिपेंड अपॉन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अगर वो इवेंट ऑकर हुआ तो मैं गुड्स आपको सप्लाई कर पाऊंगा, अगर इवेंट ऑकर नहीं हुआ तो मैं गुड्स आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। हमने एग्जांपल कौन सा देखा था? राइस का देखा था। अगर बारिश हुई, राइस ग्रो हुआ तो मैं आपको राइस सप्लाई करूंगा, अगर बारिश प्रॉपर नहीं हुई, अगर फसल बरोबर नहीं होगी तो मैं आपको क्रॉप दे नहीं पाऊंगा। अब दिस इज अ कॉन्टिजेंट, एंड किस चीज पे कॉन्टिजेंट है? इट इज कॉन्टिजेंट ऑन दी कंडीशन कि प्रॉपर रेनफॉल हो एंड प्रॉपर मेरे क्या हो, क्रॉप ग्रो हो। ठीक है, पोटैटोज इफ रेनफॉल इज नॉट प्रॉपर। अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, अब बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी। चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि गुड्स कौन से हैं। अब गुड्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उन्हें क्या कराना पड़ेगा? बायर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो डिलीवरी के मेनली 3 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डिलीवरी इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी पता है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी वेयर द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। क्या बोला हुआ है? इट मींस वेयर द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड। देखेंगे एक्चुअल डिलीवरी मतलब गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। उसके बाद बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसके बाद बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल अपन ने देखा था बिल ऑफ लेडिंग वाला। एग्जांपल क्या देखा था? बिल ऑफ लेडिंग वाला। एक बार बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास आ गया उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मिल गई गुड्स के पास, बिकॉज जो बिल ऑफ लेडिंग वेयरहाउस में लेकर जाएगा वो गुड्स को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरा एग्जांपल हमने कौन सा देखा था कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला? कि गुड्स वहीं के वहीं पड़े हैं, गुड्स वहीं के वहीं पड़े हैं, बस ओनर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जैसे राजस्थान में वेयरहाउस है, ए ने क्या बोला? मेरे कुछ कस्टमर्स राजस्थान में ही है, मैं आपसे गुड्स परचेस करता हूं। अब मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, मैं राजस्थान से गुड्स मंगवाऊं, मैं अपने पास स्टोर करूं, फिर राजस्थान के कस्टमर को दूं। उससे अच्छा मैं उनको क्या बोलूंगा? जितना भी प्राइस है ले लो, जितने भी गुड्स है ये आज से पहले आपके हुआ करते थे, आज के बाद ये गुड्स किसके हो गए? मेरे। अब क्या इस केस में डिलीवरी मतलब क्या गुड्स की जगह चेंज हुई है? बिल्कुल भी नहीं। गुड्स पहले भी बी के पोजीशन में ही थे, गुड्स आज भी बी के पोजीशन में ही है, बस चेंज क्या हो चुकी है? प्रॉपर्टी इन द गुड्स। पहले प्रॉपर्टी इन द गुड्स था बी के पास, आज प्रॉपर्टी इन द गुड्स किसके पास है? ए के पास। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एंड उसके बाद हमने देखा सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बाद हमने क्या देखा? सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब हमने गुड्स का पोजीशन नहीं दिया, लेकिन किसी ऐसी चीज का पोजीशन दिया दैट सिंबलाइजेस द एक्चुअल डिलीवरी। जैसे कि एग्जांपल, गाड़ी की चाबी दे दी मतलब गाड़ी दे दी, बिल ऑफ लेडिंग दे दिया या रेलवे रिसीट दे दिया मतलब आपने क्या किया? गुड्स को दे दिया। ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बाद गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट कब बोला जाएगा? गुड्स को इन डिलीवरेबल स्टेट कब बोला जाएगा? गुड्स विल बी सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट द बायर वुड एक्सेप्ट देम टू बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी। मतलब अगर इस कंडीशन में बायर को डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। बायर ने क्या बोला था? मुझे गिफ्ट चाहिए एंड मुझे वो गिफ्ट रैप करके चाहिए। अब अगर आप विदाउट गिफ्ट रैप किए उसको दे रहे हो तो क्या बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी? नहीं। लेकिन एक बार आपने गिफ्ट रैप कर दिया, इसका मतलब अब वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए। एक बार वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए, देन द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट उसकी ओनरशिप, जिसके पास डॉक्यूमेंट उसकी ओनरशिप। एग्जांपल कौन सा देखा था अपन ने? बिल ऑफ लेडिंग कह लो या रेलवे रिसीट कह लो, दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में कौन सा एग्जांपल देखा था? बिरजू वाला। बिरजू ने क्या किया? दादाजी के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर गया, क्या बोला कि अब ये पेपर्स मेरे पास है, आज तक आप बोला करते थे कि तुझे जायदाद से निकाल दूंगा, अब पेपर्स मेरे पास आ गए, अब आप निकाल नहीं सकते। दादाजी क्या बोलेंगे? दादाजी क्या बोलेंगे? निकल। क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल
एंड नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, मतलब ये टाइटल जिसके पास होंगे उसकी ओनरशिप नहीं होगी। जो रजिस्ट्रार है उसके पास किसका नाम रजिस्टर्ड है, उसके दादाजी का। दूसरा, अब आज तो शेयर जो होते हैं वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, आज से पहले फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर हुआ करते थे, तो फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे सकता था। अब मान लो मैंने फिजिकल कॉपी ऑफ शेयर किसी का चोरी कर लिया, अब आज भी शेयर रजिस्ट्रार के पास तो उसके नाम पर ही है, मेरे पास बस वो क्या आ गए, शेयर सर्टिफिकेट आ गए। अब क्या शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास आना मतलब आज के बाद क्या मैं उन शेयर्स को बेच सकता हूं? नहीं। आज के बाद क्या मैं कंपनी को बोल सकता हूं कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास है तो आज से तुम डिविडेंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसके अकाउंट में नहीं? नहीं। अगर मुझे शेयर्स मेरे नाम पे चाहिए, क्या क्या रखाऊंगा? शेयर्स पे मॉर्गेज रख सकते ना, लेकिन अगर मॉर्गेज रखाऊंगा तो जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड तो उस पर्सन को ही जाना है। अब जिसने मॉर्गेज रखा है उसने मान लो लोन नहीं पे किया, तो फिर बैंक क्या बोलेगा, ये सिक्योरिटी पहले आपके नाम की थी, अब हमारे नाम पे करवा दो। अब एक बार सिक्योरिटी बैंक के नाम पे हो गई, फिर बैंक डिविडेंड ले सकता, लेकिन आज मियरली मॉर्गेज रखा है तो जो डिविडेंड जाना है वो एक्चुअल ओनर को ही जाना है, तो ज्यादा लेते ना। अब ऐसे तो बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर्टी को भी रख के लोन दिया जाता ना, प्रॉपर्टी की प्राइस फिक्स्ड है। शेयर का भी ऐसा जरूरी थोड़ी वैल्यू नहीं आएंगी शेयर, क्या चीज, वो तो ऐसा हो गया, फिर वो तो प्रॉपर्टी हमने रखे एंड वो प्रॉपर्टी में मान लो भूत का निवास निकला तो उधर तो कोई खरीदेगा ही नहीं वो प्रॉपर्टी को, वो तो ऐसी बात हो गई। अब भूत का निवास बोल के थोड़ी निकलता है। हाँ, बैंक प्राइमरी की जगह कोलेटरल सिक्योरिटी भी लेती है। बैंक को पता रहता जितना रिस्कियर असेट रहता ना उस हिसाब से बैंक क्या करती, सिक्योरिटी बढ़ाती। अगर पता है शेयर से ज्यादा रिस्की है तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी ज्यादा ले लेंगी या बोलेंगी प्रोमोटर्स को तुम गारंटी दो। अब प्राइमरी सिक्योरिटी उन्होंने शेयर्स रखे, सेकेंडरी में क्या बोलते हैं प्रोमोटर्स को कि तुम क्या करो, गारंटी दो। अब अगर शेयर्स को बेच के पैसे नहीं मिले तो फिर प्रोमोटर्स को पकड़ेंगे, वो बैंक अपने एंड पे पूरा सिक्योर्ड रहता, वो कोई इशू नहीं है। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में हमने क्या देखा था, एक तो शेयर सर्टिफिकेट, दूसरा ब्रिजेस के प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसके बाद बात करेंगे मर्केंटाइल एजेंट की, उसके बाद बात करेंगे, अबे दलाल तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में क्या आएंगे अबे अमेरिका का इंग्लिश में मतलब पेपर में लिख के क्या आएंगे, द पर्सन हु इज इन द कस्टडी ऑफ द कोर्स ऑफ बिजनेस हैज द अथॉरिटी टू सेल। मर्केंट मतलब वो पर्सन जिसे सेलर ने क्या दिए, अथॉरिटी दिए तीन चीज की, पहले तो गुड्स सेल करने की, दूसरी तो गुड्स बाय करने की, एंड तीसरा तो गुड्स को क्या करने की, कंसाइन करने की, चौथा गुड्स को सिक्योरिटी रख के लोन उठाने की। एग्जांपल क्या है, ऑक्शनियर, फैक्टर, ब्रोकर। हमने देखा था ये एग्जांपल, इसीलिए हमने वो जो हैमर वाला एग्जांपल देखा था जिसमें भले लॉस किससे हुआ, ऑक्शनियर से, लेकिन वो मर्केंटाइल एजेंट था, इसीलिए लॉस कौन बेयर कर रहे थे, सेलर। जल्दी से बात करेंगे प्रॉपर्टी। अब आज तक क्या सुन के रखा है, प्रॉपर्टी मतलब मेरे पास घर है, गाड़ी है, जायदाद है, बंगला है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी मतलब, ओ बचपना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी मतलब क्या बोला गया है, ओनरशिप। ध्यान से देंगे, ओनरशिप इन द गुड्स बेसिकली दो टाइप की होती है, पहली है जनरल ओनरशिप, दूसरी है स्पेशल ओनरशिप। अब हमने एग्जांपल देखा था ओएस की कार वाला, हमने एग्जांपल देखा था ओएस की कार वाला। अब कार ओएस ने क्या करी, बेटा भाभी कार इंपॉर्टेंट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चेतन? हाँ ध्यान से, मैचिंग मैचिंग पहन के आए तो आज क्या, ये लाली। चल बात करेंगे प्रॉपर्टी की, बात करेंगे प्रॉपर्टी इन द गुड्स की। तो हमने जो, देखो दुख हो रहा है क्या, बात करेंगे ओनरशिप इन द गुड्स की, बात करेंगे प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब ओनरशिप इन द गुड्स की। अब प्रॉपर्टी इन द गुड्स दो टाइप की हो सकती है, फर्स्ट इज द जनरल ओनरशिप, अगली कौन सी है, स्पेशल ओनरशिप। अगर आपने गुड्स परचेज किया ना, गुड्स किसी को मॉर्गेज किए, पूरा का पूरा पैसा पे किया, मैं गुड्स लेकर आ गया, अब इस केस में जनरल ओनरशिप भी मेरी हुई, स्पेशल ओनरशिप भी मेरी हुई। लेकिन हमने एग्जांपल देखा था ओएस वाला, ओएस ने कार परचेज किया, आज डाउन पेमेंट ओएस ने दिया, बाकी के जो पैसे थे वो आज बैंक ने दिया है, एंड ओएस क्या करेगा, इन इंस्टॉलमेंट बैंक को वो पैसा चुकाएगा।
ओवेस इन इंस्टॉलमेंट बैंक को पैसा चुकाएगा। अब बैंक क्या करती है ना, अपने पास वो जो कार है उसे एज ए सिक्योरिटी रखती है। अब कार यूज कौन करेगा, ओएस। कार को डेली बेसिस पे चलाएगा कौन, ओएस। लेकिन बैंक के पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन बैंक इन गुड्स को यूज नहीं कर रहा है, बैंक के पास स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्यों, अगर ओएस ने टाइम पे पैसे दे दिए तो बैंक की प्रॉपर्टी आएगी नहीं, अगर ओएस ने टाइमली पैसे नहीं दिए तो बैंक को राइट है कि वो गुड्स को क्या करे, अपने पास ले ले। तो बैंक के पास क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी। बैंक के पास क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी। नीचे एग्जांपल देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टी वाज विद द कार ओनर ओवेस, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी वाज विद द बैंक। अब बात करेंगे इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी, द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब स्टेट होना चाहिए या कंडीशन होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब आएंगे किसमें, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। क्या बोला हुआ है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर एट अ प्राइस। इन शॉर्ट ये क्या किया है, जो सारी चीजें अभी तक पढ़ी सबको एक डेफिनेशन में ला लिया। सेल ऑफ गुड्स मतलब सेलर का डेफिनेशन हमको पता है, बायर का डेफिनेशन हमको पता है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमको पता है, प्राइस का डेफिनेशन हमको पता है। अब क्या बोला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है एब्सोल्यूट हो सकता है कंडीशनल हो। एब्सोल्यूट मतलब नो कंडीशंस अटैच, कंडीशन मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा तो ही सेल होगा, वरना सेल नहीं होगा। ये हो गया कंडीशनल, ये क्या हो गया, कंडीशनल। अब ध्यान से देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, अगर स्पेसिफिक गुड्स है। अगर बात करें सेल कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेल वाला है तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जाएगी, इमीडिएटली। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल जैसे ही सुनेंगे दिमाग में कौन सी घंटी चलेगी, अबाउट द फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, ऑन अ फ्यूचर डेट, या जिस दिन कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब बात करेंगे एग्रीमेंट टू सेल में एंड सेल में। एग्रीमेंट टू सेल में एंड सेल में क्या बोला हुआ है, अगर एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल कब बनेगा, नियरली अगर टाइम पास हो गया, टाइम इलेप्सेस इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इन केस ऑफ कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स अनसर्टेनिटी हट गई तो सेल माना जाएगा, फ्यूचर गुड्स आज मैन्युफैक्चर हो गए तो सेल माना जाएगा। उसके बाद दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्या है, इट सेज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जल्दी से बताएंगे, सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में कब होती है, ऑन अ फ्यूचर डे। अगर फ्यूचर गुड्स है तो जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, जब गुड्स कॉन्टिंजेंट हो तो जब कंडीशंस क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब बात करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अब बात करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बोलना बेटा, जो एग्रीमेंट टू सेल है इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या बोला हुआ है, एग्जीक्यूटरी। रेमिडीज क्या बोला हुआ है, रेमिडीज फॉर ब्रीच। क्या बोला हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए तो क्या सेलर बायर को स्यू कर सकता है फॉर दी प्राइस। यस, किसमें बोला हुआ है, सेल के केस में। सेल के केस में अगर ब्रीच हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। अगर सेल के केस में ब्रीच हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। अब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर बायर से गुड्स मांग सकता है क्या, नहीं, वो सिर्फ क्या मांग सकता है, प्राइस मांग सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं। अब अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है तो सेलर बायर से डैमेजेस मांग सकता है एंड प्राइस मांग नहीं सकता। उसके बाद बात करेंगे लाइबिलिटी फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन। हमने एग्जांपल देखा था वो ज्वेलरी स्टोर वाला। ज्वेलरी स्टोर में मैंने क्या किया, सेलर ने ज्वेलरी बनाकर रखी है, काउंटर पर पड़ी हुई है, क्या हुआ, चोर आए एंड वो ज्वेलरी क्या हो गई, चोरी हो गई। अब ये किसकी लाइबिलिटी है, सेलर की, बिकॉज अभी तक ये क्या था, एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन मान लो एग्रीमेंट टू सेल सेल हो चुका है, वो पर्सन आया, उसने गुड्स क्या किया, ले लिया। वो जैसे गुड्स लेकर बाहर निकला तो एक पर्सन दौड़ता 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 आया एंड वो रिंग को हाथ से छीनकर क्या गया, चला गया। अब ये क्या हो गया, अब क्या, अब ये क्या है,
एग्रीमेंट टू सेल में कौन लायबल? सेलर लायबल। और अगर सेल हो चुका है तो कौन लायबल? बायर लायबल। अब बात करेंगे बर्डन ऑफ रिस्क की। अब बात करेंगे बर्डन ऑफ रिस्क की। रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। सेल में रिस्क ट्रांसफर हो चुका है क्या? यस। तो रिस्क किसका? बायर का। अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब एग्रीमेंट टू सेल है तो रिस्क किसका होगा? सेलर का। दूसरा क्या बोला हुआ है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। दूसरा क्या बोला हुआ है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर। इससे पहले दिया हुआ है राइट ऑफ रीसेल। आप मुझे बताओ क्या बायर के पास राइट ऑफ रीसेल होगा अगर सेल हो चुका है तो? यस। लेकिन के पास बायर के पास राइट ऑफ रीसेल हो गया अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो? नहीं, बिकॉज जो चीज आपकी नहीं है वो आप बेच सकते हो नहीं। आगे अपन यूनिट नंबर 3 में इसके एक्सेप्शन देखने वाले हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इन जनरल आप बेच सकते हो क्या? नहीं। उसके बाद क्या बोला हुआ है? अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके बाद क्या बोलेंगे? अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया एंड सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो जो सेलर का ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो बायर से गुड्स वापस मांग सकता है या गुड्स का प्राइस मांग सकता है? प्राइस मांग सकता है, बिकॉज ये सेल हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। ऑन दी अदर वे राउंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल की बायर इंसॉल्वेंट, ठीक है, इसी का दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर एग्रीमेंट टू सेल है, अब एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, अब इस केस में जो लिक्विडेटर है वो गुड्स को कहीं और भी बेच सकता है एंड प्राइस उसको मिलेगा नहीं। अदरवाइज बात करेंगे अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, अब बात करेंगे अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गए एंड प्रॉपर्टी इन द गुड्स बायर के पास आ चुकी है, तो भले बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या बायर का लिक्विडेटर जो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है उसको बेच सकता है? यस, बेच सकता है, बिकॉज बायर के पास ओनरशिप आ चुकी है। लेकिन अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो क्या बायर का लिक्विडेटर उस एग्रीड गुड्स को किसी और पर्सन को बेच सकता है? नहीं, बिकॉज आपका उस पर आज तक ओनरशिप ही नहीं आया है। बात करेंगे सेल एंड हायर परचेज के बीच, क्या कौन सा? कौन सा चीज? क्रिएट जूस दिस रूम, बताओ। वही जो तेरे को पढ़ाया वो आता क्या? वो बोलो नमो वाला क्या था वो लैटिन नहीं का, वो नमो पॉइंट गोइंग वो कुछ था ना, जो तू बोल, जो मैं बोला था याद करके आना। जो पढ़ा है वो याद नहीं है, जो नहीं पढ़ा, हाँ सर ये नहीं पढ़ा है, चल ध्यान ले बेटा, तब बताऊंगा, टेंशन मत ले, ध्यान दे ले। क्या चीज? हाँ नमो डैड, ये पढ़ ले। डैड बोला क्या? सबके सामने नहीं बोलते क्या? लेमो भी है क्या? नेमो भी है क्या? बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अब हायर परचेज मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। हायर परचेज मतलब क्या? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा तब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई तब तक आपने जितना भी पैसा बायर पे कर रहा है उसको क्या माना जाएगा? बायर ने हायरिंग चार्जेस पे किया है। ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी? सेल के केस में इमीडिएटली, हायर परचेज के केस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा। उसके बाद क्या बोला हुआ है? पोजीशन ऑफ द पार्टीज। जो सेलर है वो दैट इज द बायर कौन है? बायर ओनर बन जाता है। लेकिन जो हायर परचेज है उसमें बायर क्या बनता है? हायरर बनता है। मतलब माना जाता है कि उसने गुड्स को किस पे लिया है? रेंट पर लिया है। ही इज द हायरर और द बेली। उसके बाद बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को। एक बार सेल हो चुका है तो क्या बायर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है? नहीं, उसको पूरा प्राइस पे करना ही पड़ेगा। ऑन दी अदर वे राउंड, अगर हायर परचेज है, ऑन दी अदर वे राउंड क्या बोला हुआ है? अगर हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है तो हायर परचेज वाले कॉन्ट्रैक्ट में अगर बायर चाहे तो बाकी के इंस्टॉलमेंट पे ना करे, सेलर आके गुड्स वापस लेकर चला जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बोल बेटा, योग क्या बोल रहा था? जरूरी थोड़ी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिलीवरी से लेना देना नहीं है, को पेमेंट से लेना देना नहीं है। अब हमने बात करा था कि पेमेंट फ्यूचर डेट पे होंगी, लेकिन प्रॉपर्टी आज ट्रांसफर हो गई। अब बहुत सारे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते, अब मान लो मैंने आज गुड्स किसी को क्रेडिट पर बेचा,
मैंने बेच दिया, अब उसके प्रीमाइसेस में लॉस हो गया, क्या वो मुझे ऐसा बोल सकता है मैंने अभी तक तो पेमेंट किया ही नहीं था तो अभी तक लॉस आपका रहेगा? नहीं, लॉस किसका रहेगा? उसका ही रहेगा। वही बात है। अब क्या बात करेंगे? बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेल के केस में सेलर को रिस्क है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को रिस्क है। क्या रिस्क है? कि पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हायर परचेज में बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर को कोई रिस्क नहीं है। सेलर क्या बोलेगा? मेरे पास राइट है, तू बाकी के पैसे नहीं दे रहा है ना, मैं गुड्स को क्या करता हूं, उठा के वापस लेकर चले जाता हूं। बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय रीसेल। क्या बायर अपने गुड्स को आगे किसी थर्ड पर्सन को सेल कर सकता है? यस। लेकिन क्या हायर परचेजर अपने गुड्स को आगे बेच सकता है? नहीं बेच सकता। अब ये अपन ने इधर भी पढ़ा था एंड जो यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ा था उसमें भी एक्सेप्शन था कि हायर परचेजर तो आगे बेच ही नहीं सकता। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, हाँ हाँ हाँ, डैमेजेस क्लेम कर सकते। अब ये तो ये कौन, अपन ने क्या देखा था, जो हायरर है उसको बेली माना जाएगा। हायरर को क्या माना जाएगा? बेली। अपन ने बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट अभी देखेंगे। बेलमेंट में भी ऐसा होता है, मैंने कार देकर गया, मैंने क्या बोला, 2-3 दिन सेफ कस्टडी में इस कार को रखना। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बच्चे को उस कार से क्या कर रहे हो? ड्राइविंग सिखा रहे हो। अब अगर बच्चे को ड्राइविंग सिखाने के चक्कर में उसने कार अगर ठोक दिया तो क्या मैं उस पर्सन से डैमेजेस नहीं क्लेम करूंगा? करूंगा। ये वही एग्जांपल है। हायर परचेज इज इक्विवेलेंट टू बेलमेंट। बेलमेंट में बेली का काम क्या था कि गुड्स को अपने पास सेफ कस्टडी में रखे। अगर गुड्स को कुछ डैमेजेस हो जाए तो क्या बेली डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस। एंड हायरर जो है, एंड जो हायरर है वो कौन सी पोजीशन में है? बेली के पोजीशन में ही है। अब बात कैसी है ना, सारी चीजें लिंक्ड है। अब बात कैसी है ना, सारी की सारी चीजें लिंक्ड है। डिपेंड्स अपॉन तुम कितना डीप में पढ़ रहे हो। बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस की। बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। अभी डिस्कस किया। बेलमेंट का एग्जांपल कौन सा था यार? मैं 3-4 दिन इस्त्री वाला एग्जांपल था कि कौन सा? अब मान लो, हाँ वो भी देता। अब मान लो 3-4 दिन क्या हुआ, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना था, मेरी कार थी, मैंने क्या बोला, मेरी पार्किंग में मेरे पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है, मैं रोड पर कार पार्क करूंगा। अब मैं जब रहता हूं तब कोई इशू नहीं है, लेकिन पीछे से कोई आके खराब कर जाए तो मैंने पड़ोसी को क्या बोला, भाई तेरे पास पार्किंग है, तू 3-4 दिन इस कार को क्या कर लेना, अपनी पार्किंग में बस पार्क कर लेना। अब जब मैं वापस आ जाऊंगा तो क्या बायर को, तो क्या बेली को मुझे वो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे? यस। अब इस केस में गुड्स का बस क्या ट्रांसफर हुआ है? पोजीशन ट्रांसफर हुआ है। जब मैं वापस आ जाऊंगा क्या बायर को मुझे वो गुड, जो बेलर है उसको मुझे वो गुड्स वापस करने पड़ेंगे? यस। एक कार वाला एग्जांपल था। दूसरा कौन सा एग्जांपल देखा था हमने? वो इस्त्री वाला। अब चंपक चाचा को इस्त्री करनी थी, वो गए भिड़े के घर पे, क्या बोला, मुझे आपको इस्त्री दे दो, मुझे आपकी क्या करो, इस्त्री दे दो, इस्त्री दे दो, मुझे आपकी क्या करो, मुझे आपको चंपक चाचा ने क्या बोला, हमारे घर पे बोलना 2-3 साल से एक भी इस्त्री नहीं है। आपके घर पे तो 2 इस्त्री है। नॉट मेड फॉर किड्स वाला कर दूंगा बस। बात करेंगे बेसिस फॉर, बात करेंगे सेल एंड बेलमेंट की। चले बेटा ध्यान देंगे, बात करेंगे सेल एंड बेलमेंट की। जल्दी से बताओ, सेल के केस में क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बायर को? यस। लेकिन क्या बेलमेंट के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है बायर को? नहीं। ध्यान से देखेंगे, बेलमेंट में ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन एंड नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओनली क्या ट्रांसफर होगा? पोजीशन एंड नॉट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब क्या सेल के केस में बायर को गुड्स वापस करने पड़ेंगे? नहीं। लेकिन क्या बेलमेंट के केस में बेली इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स? यस। उसके बाद क्या बोला हुआ है? कंसिडरेशन। उसके बाद क्या बोला हुआ है? कंसिडरेशन। अब सेल के केस में कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी होना चाहिए। बेलमेंट के केस में हो सकता है कंसिडरेशन हो सकता है कंसिडरेशन ना हो सकता हो कंसिडरेशन ग्रेजुइटस हो सकता है कंसिडरेशन नॉन ग्रेजुइटस हो। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में हमने कौन सा एग्जांपल दिया था?
हमने ज्वेलर को सोने का बिस्किट दिया एंड उससे क्या बोला, इससे ज्वेलरी बना कर दे। सोने का बिस्किट दिया एंड क्या बोला, इससे ज्वेलरी बना कर दे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर बायर ने मुझे ज्वेलरी बनाकर दी तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स है या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है। सेलर ने क्या किया है, बस मैंने जो गुड्स दिए उन्हीं गुड्स पर थोड़ा काम करके मुझे गुड्स क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब ये जो है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ध्यान से देखेंगे, नो गुड्स आर सोल्ड एंड मियरली इन्वॉल्व डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क बाय द लेबर। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी टू बी मेड आउट ऑफ गोल्ड बिस्किट। उसके बाद क्या बोला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। उसके बाद क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। ध्यान से देखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक तो ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर आया जैकेट का 5,000 रुपए में, ऑफर आया जैकेट का 5,000 रुपीज में, बायर ने बोला मैं 1,000 रुपीज दूंगा, ऑफर हुआ है 5,000 का, एक्सेप्टेंस हुआ है 1,000 का, कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। दूसरा, फिर से सेलर ने बोला चलो ठीक है 3,000 दे दो, बायर ने बोला 1,500, ऑफर हुआ 1,500, एक्सेप्टेंस हुआ 1,500 का, एक्सेप्टेंस ऑफर हुआ 3,000, एक्सेप्टेंस हुआ 1,500 का, कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं। बायर ने बोला आखिरी से आखिरी 2,000 दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। सेलर ने क्या बोला, ठीक है मैडम लेकर चले जाओ। ऑफर भी किस पे हुआ, 2,000 रुपए पर, एक्सेप्टेंस भी किस पे हुआ, 2,000 रुपए में। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, क्या बोला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, हाउ लिखा हुआ, लिखा है बुक में, बोलो क्या बोला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या बोला हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, कम ही पढ़ा था। क्या बोला हुआ है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, बेटा योग ध्यान दे दे, क्या बोला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस मतलब क्या, या तो आप राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर लो या आप वर्बली क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। या तो आप राइटिंग में कर लो या आप वर्बली क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में मेनली दो चीजें होती है, पहला है डिलीवरी इन द गुड्स, दूसरा है पेमेंट ऑफ प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है डिलीवरी इमीडिएट हो, पेमेंट ऑफ प्राइस बाद में हो। एग्जांपल देंगे सबका, जल्दी से बताओ। डिलीवरी गुड्स की आज ही हो रही है लेकिन पेमेंट बाद में होने वाला है। एग्जांपल क्रेडिट सेल वाले ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल वाले। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि डिलीवरी ऑन अ फ्यूचर डेट हो लेकिन पेमेंट ऑफ प्राइस आज ही हो जाए, एडवांस वाले कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस वाले कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल, मान लो डिलीवरी ऑफ द गुड्स आज ही आ जाए लेकिन पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो। हमने देखा ईएमआई पर हमने फोन परचेज किया या हायर परचेज पे हमने क्या करी, कार परचेज करी। गुड्स डिलीवर कब हो जा रही है, आज ही हो जा रही है लेकिन पेमेंट कब हो रहा है, ऑन अ फ्यूचर डेट। तो क्या बोला है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना उसमें ये तीनों में से चीजें क्या हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है इमीडिएटली हो सकता है ऑन अ फ्यूचर डेट हो सकता है इन इंस्टॉलमेंट हो। अब बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोला हुआ है, जल्दी से बताएंगे, तू चल जाओ, जल्दी से बताएंगे। अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है, जल्दी से बताएंगे, अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्या बोल रहा, मैं देता हॉटस्टार में देता, बाद में देखो घर पे जाएगा। क्या बोला हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जल्दी से बताएंगे, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, भावेश बेटा उठ जा, जल्दी से बताएंगे, उठ जा, खड़े हो जा, खड़े रहे। क्या होगा इससे, बात करेंगे सेल एंड, पढ़ाने देना, बात करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की। जल्दी से बताओ, एग्जिस्टिंग गुड्स में सेल हो सकता है, यस। एग्जिस्टिंग गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, यस। ऑन दी अदर वे अराउंड, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स में सेल हो सकता है क्या, नहीं। एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है क्या, यस। अब क्या बोला हुआ है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अब मैंने एग्जांपल दिया था रत्नागिरी मैंगोज का, 2 पेटी आम मैंने क्या करे थे, मंगवाए थे।
अब जब तक गुड्स मुझे डिलीवर होते उसके पहले ही गुड्स क्या हो गए, पेरिश हो गए। गुड्स मुझ तक डिलीवर होने के पहले क्या हो गए, पेरिश हो गए। अगर पहले ही गुड्स पेरिश हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देंगे, ये जो गुड्स पेरिश हुए दीज आर विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, मतलब सेलर को भी नहीं पता था, बायर को भी नहीं पता था। अब जेठालाल सुबह शॉप पे आया, वो शॉप पे था, उसको पता था गोडाउन में पीस पड़ा हुआ है। अब जैसे गोडाउन में नटू काका और बाघा वो लेने गए तो फिर क्या हुआ, देखा कि यार रात में तो गोडाउन में चोरी हो गए, पूरे गुड्स क्या हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं। अब भले उन्होंने शॉप में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, भले शॉप में बैठ के क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे क्या गुड्स एग्जिस्ट करते थे, नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वॉइड हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्या, यूनिट 3 में देखे ना, यूनिट 3 इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। ये अपन सारी जनरल चीजें पढ़ रहे। यूनिट नंबर 1 में क्या है कि जनरली कैसा होगा, लेकिन यूनिट नंबर 3 में क्या दिए हुए, सारे एक्सेप्शंस दिए हुए। क्या चीज, दोनों लिख के आना। अब बात कैसी है ना, अगर क्वेश्चन नॉर्मल चीजें दे दे तो यही अप्लाई करना, लेकिन क्वेश्चन एक्सेप्शन वाली चीजें दे दे, मतलब क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन वाला देना है ना, तो बताएगा कि ये बायर ने गुड फेथ में एक्वायर किया है। अब बायर ने गुड फेथ में एक्वायर किया मतलब फिर क्लिक हो जाता कि वो लगाना है, एंड कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो यही लगा कर आना, ठीक है। अब बात करेंगे गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल। अब ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एग्रीमेंट टू सेल है। एग्रीमेंट हो चुका है, एक्चुअल सेल नहीं हुआ, एग्रीमेंट हो चुका है, एक्चुअल सेल नहीं हुआ। अब उसके बीच में अगर गुड्स पेरिश हो गए तो ये क्या है, दिस एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। मतलब अवॉइडेड मतलब ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कैन बी अवॉइडेड, मतलब अगर बायर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब जैसे कि हमने अल्फोंसो मैंगोज मंगवाया था, अब मुझे जिस क्वालिटी के चाहिए थे उस क्वालिटी के नहीं थे, थोड़े से कच्चे थे, तो बायर क्या हो सकता है, बायर सेलर को बोले कि ठीक है थोड़े कच्चे हैं, जितना अपना एग्रीमेंट हुआ था थोड़ा कम प्राइस ले ले, 2-3 दिन बाद पक जाएंगे, मैं यूज कर लूंगा। या तो अब सेलर को क्या, बायर सेलर को क्या लगा, अगर इसने गुड्स नहीं लिए तो दूसरा तो कोई परचेस करने वाला है नहीं, तो भले कम प्राइस तो कम प्राइस तू लेकर चले जा, तो इट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी अवॉइडेड। लेकिन अगर ऊपर वाला केस है कि सेल हो चुका है तो कंपल्सरीली अवॉइड करना ही पड़ेगा। बैठ जा बाजू, बेटा बात नहीं करना है ना। क्या चीज, हाँ वॉइडेबल, कैन बी अवॉइडेड को बेटा वॉइडेबल भी बोल सकते। तिगरा तू लो, क्या चीज, रेडी मतलब वॉइड रे। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, बात करेंगे असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस की, जल्दी से बताएंगे। प्राइस मतलब क्या, प्राइस इज द मॉनेटरी कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। जल्दी से बताएंगे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर देंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे, किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेंगे एंड वो प्राइस फिक्स करेगा। एंड ना तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ना हमने एग्री किया, तो क्या हुआ है, कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब लिख देंगे रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब क्या है, रीजनेबल प्राइस, आपस में नेगोशिएट कर लो एंड जो प्राइस आपका बन पा रहा है वो आप प्राइस पे क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो। अब क्या बोला हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। हमने सेकंड केस देखा था, जिस केस में ऑप्शन था किसके पास, पार्टीज के पास, कि वो लोग किसी थर्ड पार्टी को राइट दे वैल्यू करने का। हमने एग्जांपल कौन सा देखा था, फ्लैट तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने उसका एग्जांपल क्या देखा था कि जब फ्लैट का सेल परचेज का ट्रांजैक्शन होता है तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। अब मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि जितना भी वो पर्सन वैल्यूएशन करेगा उस प्राइस पे हम लोग गुड्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब इस केस में क्या बोला हुआ है, अगर हमारा जो प्राइस है दैट इज टू बी फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी, और क्या बोला हुआ है, या तो थर्ड पार्टी वैल्यूअर कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता। दो केसेस है, पहला क्या है, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर नहीं सकता, कैन नॉट डू, दूसरा करना नहीं चाहता, डज नॉट इंटेंड टू डू। अब क्या बोला हुआ है, इसमें दो केसेस बोले हुए हैं। इसमें कौन से बोले हुए हैं, दो केसेस बोले हुए हैं। अगर गुड्स डिलीवर हो चुके, अगर गुड्स डिलीवर हो चुके तो रीजनेबल प्राइस आपस में डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, एंड अगर आज तक गुड्स डिलीवर नहीं हो चुके तो एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। अवॉइडेड मतलब वॉइडेबल है, अगर चाहो तो कैंसिल करो, अगर नहीं चाहो तो आपस में प्राइस डिसाइड करके आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसके बाद क्या बोला हुआ है, जो थर्ड पार्टी को हमने डिसाइड किया था
कि तुम इस कार का वैल्यूएशन डिसाइड करोगे। एग्जांपल हमने देखा था मेरा एंड धोखा वाला, कार का वैल्यू कितना था 12 लाख रुपए। मैं वैल्यूअर को जाके बोल रहा हूं भाई एक काम कर 10 लाख रुपए वैल्यूएशन बता देना, 20,000 रुपए मैं तुझे क्या करूंगा एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। अब मैंने उसको प्रिवेंट किया सही वैल्यूएशन करने से। दूसरा एग्जांपल, धोखा कार के वैल्यूअर के पास चला गया, उसने क्या बोला 12 लाख नहीं 15 लाख रुपए बता देना, वो 20,000 दे रहा है ना, 30,000 रुपए कमीशन मैं दूंगा। वो 20 दे रहा है ना, 30,000 रुपए कमीशन क्या करूंगा मैं दूंगा। अब इस केस में क्या बोला हुआ है, अब इस केस में क्या बोला हुआ है, जो करेक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन है, इफ इट इज प्रिवेंटेड बाय द फॉल्ट ऑफ बायर और बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर, तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखेंगे, जो पार्टी नॉट इन फॉल्ट है वो स्यू कर सकता है, ही कैन केस द पार्टी इन फॉल्ट। मतलब क्या मैं धोखा के ऊपर केस कर सकता हूं, यस। और अगर मैंने गलत प्राइस डिसाइड करने बोला तो क्या धोखा मेरे ऊपर केस कर सकता है, यस। बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की, यूनिट नंबर 2 की। क्या चीज,